Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 4 from metric class biology. Support and movement. What is irritability? When there is any change in environment that affect the body of living organism or irritate the body. Irritability क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, पीएच हो गई, हमारा एयर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सनलाइट इफ़ेक्ट होता है। अब उसका इफ़ेक्ट जो है बॉडी पे पड़ रहा है, लिविंग बॉडी पे, या वो टेम्परेचर या वो एनवायरनमेंट में चेंज किसी भी लिविंग बॉडी को इरिटेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। जैसे प्लांट्स बीइंग लिविंग शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, शो मूवमेंट टू हीट, light, electricity, gravity, certain chemicals. Hence irritability is the capacity of plant or their particular organs to receive stimuli from the external environment and to absorb, respond to them. अब आपको जैसे पता है कि प्लांट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे भी प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे हीट हो गई सनलाइट की, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी जो है, या कुछ केमिकल, उनको रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स, और इस रिस्पॉन्स को कहते हैं स्टिमुलाई। मतलब कि कोई भी जो चेंज आ रहा है वो स्टिमुलाई है, और इस चेंज को जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्लांट्स, उसको हम कह रहे हैं इरिटेबिलिटी। Irritability is the capacity of plants or their particular organs to receive stimuli from the external environment and to respond them. Irritability plants के लिए क्या है कि जो stimuli मीन्स जो ये फैक्टर्स मैंने आपको बताए, हीट है, टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, और केमिकल्स हैं, वाटर है, ये जो सर्टेन फैक्टर्स हैं, इनमें जो फ्लक्चुएशन आ रही है, फ्लक्चुएशन कहते हैं चेंजिंग को, कभी हाई कभी लो, कभी हमारे प्लांट्स के पास वाटर की अवेलेबिलिटी है कभी नहीं, कभी मौसम जो है सर्द है कभी गर्म है, तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, इनके रिजल्ट में प्लांट्स का क्या रिस्पॉन्स है और उसके प्लांट्स के बाकी ऑर्गेनिजम्स का, जब ये स्टिमुलाई रिसीव करें, मीन्स ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंजिंग आ रही है, उनके खिलाफ ये रिस्पॉन्ड क्या करें, ये कहलाता है इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, अब जैसे हम एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स में काउंट होते हैं, हम लोकोमोट करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, या चल के जाते हैं, या रेंग के जाते हैं, जैसे स्नेल वगैरह, मीन्स अपनी प्लेस चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो लोकोमोशन कहलाता है। अब मूवमेंट क्या है, जैसे हमारे प्लांट्स हैं वो सीसाइल है, सीसाइल से मुराद है वो चल फिर नहीं सकते, वो एक जगह स्टक होते हैं, तो उनमें लोकोमोशन नहीं होती, उनमें मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट क्या है उनकी, टू रिड्यूस द एक्शन ऑफ इरिटेबिलिटी और टू रिस्पॉन्स स्टिमुलाई। इरिटेबिलिटी जो फैक्टर्स उनको तंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो जो एक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स, उसको मूवमेंट कहते हैं, या स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं कि सनफ्लावर का प्लांट है, अब उसकी मूवमेंट क्या होगी, टूवर्ड्स सन होगी, जिस साइड सन होगा उसी साइड उसका फेस होगा। अब हम इसको लोकोमोशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये फेस की टर्निंग नहीं हो रही, मतलब कि उसके स्टिमुलाई क्या आ रहा है, उसकी सन रेज आ रही हैं जिसकी तरफ वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो स्टिमुलाई क्या हुआ, सन रेज मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर, और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि उसका फेस टर्निंग। फॉर एग्जांपल ये सन है और ये फ्लावर है, तो ये सन यहाँ पर है तो फ्लावर का फेस हो जाएगा, फ्लावर का फेस इस तरफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सन यहाँ पे तो फ्लावर का फेस इस तरफ आ जाएगा।
तो ये कहलाती है मूवमेंट। अब ये इसको हम लोकोमोशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्लेस चेंज नहीं करी बल्कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करिए। सेकंड पॉइंट यही लिखी थी कि स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रही है। स्टिमुलाई क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट बॉडी को इरिटेट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। उस एक्शन को कम करने के लिए प्लांट जो है मूवमेंट करता है। स्टिमुलस क्या आ गया? एनी चेंज अकर इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलाई और स्टिमुलस। कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो ये फैक्टर्स हमारे स्टिमुलाई कहलाते हैं। ये फैक्टर्स ग्रेविटी, सर्टेन केमिकल्स, मूवमेंट ऑफ हीट, ये सारे फैक्टर्स हैं। लोकोमोशन क्या होती है? ये मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू शेल्टर। अब हम मूवमेंट क्यों करते हैं? एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? ताकि वो शेल्टर हासिल कर सकें। शेल्टर से मराते उनको घर मिले। जैसे बारिश हो रही है, बारिश के लिए अब वो शेल्टर ढूंढेंगे, जैसे ट्री के नीचे चले गए, या पानी आ गया तो उससे बचाव के लिए किसी सेफ जगह पे चले गए, सो ये शेल्टर में आ गया। न्यूट्रिशन, अब एक जगह पे खाना नहीं है तो वो दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। रिप्रोडक्शन, अब एक जगह पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उनकी स्पीशी नहीं है जिनके साथ वो रिप्रोडक्शन कर सकें और अपनी नस्ल बढ़ा सकें, सो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। प्लांट्स आर सीसाइल एंड एनिमल्स आर मोटाइल। सीसाइल से मुराद है कि वो एक ही जगह पे अटके होते हैं, मूव नहीं करते, लोकोमोट नहीं करते, सॉरी। और एनिमल्स मोटाइल होते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय रेट ऑफ ग्रोथ, ऑस्मोटिक कंडीशन, बाय चेंज पोजिशन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और टूवर्ड स्टिमुलाई और अवे। अब प्लांट्स स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? जैसे ग्रोथ उनकी हो गई, या ऑस्मोटिक कंडीशन, ऑस्मोसिस से मुराद है वाटर और साल्ट की बैलेंस। ये प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस, तो मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। या फिर ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, या स्टिमुलाई के अवे या टूवर्ड्स। अब मूवमेंट की क्या टाइप्स हैं प्लांट्स के अंदर? ये स्टिमुलाई पे डिपेंड होता है। एक होता है ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जो कि इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होता है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जब कोई चेंजिंग आती है तब जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो इंटरनल स्टिमुलाई कहलाता है। या ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड हमारे बस में नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर चेंजिंग आ रही है, इस वजह से हम इंटरनल स्टिमुलाई कह रहे हैं। और ऑटोमेटिक क्योंकि वो जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कहते हैं, मीन्स सडन मूवमेंट कह सकते हैं जो हमें पता ना चल सके। क्रैम्प्स ड्यू टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, समटाइम हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं, जैसे पेट में दर्द हो गया, साइड में दर्द हो गया, तो वो क्यों होते हैं कि हमारी बॉडी जब कैल्शियम आयन रिलीज़ करे तो हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं। अब ये कैल्शियम आयन का रिलीज़ क्या हुआ? ये स्टिमुलाई हुआ। और क्रैम्प क्यों पड़े? क्योंकि ये बॉडी ने उस कैल्शियम के रिलीज़ के नतीजे में रिस्पॉन्ड किया। अब सेकेंड है पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट। अब जब बॉडी के बाहर कोई चेंजिंग आ रही है तो उसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहेंगे, और मूवमेंट को पैराटोनिक या इंड्यूस्ड। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हमारा। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट है लोकोमोटरी और टैक्सिस या टैक्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट होती है टूवर्ड्स और अवे ऑफ स्टिमुलाई। ये हमारे एनिमल्स, प्रोटोजोआन और बैक्टीरिया में होती है। टैक्टिक मूवमेंट, टैक्सिस और लोकोमोटरी। लोकोमोटरी से मुराद है कि लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह। और टूवर्ड्स और अवे स्टिमुलाई, अब जहाँ से स्टिमुलाई मिलेगा या उसके करीब एनिमल जाएगा या उससे दूर जाएगा, ये एनिमल पे डिपेंड होता है।
कि वो उस फॉर एग्जांपल खाना पड़ा है एक जगह पे, अब ये हम पे डिपेंड है कि हम उस खाने की तरफ जा रहे हैं या उसके अपोजिट जा रहे हैं। सो इस तरह की जो मूवमेंट है वो लोकोमेंट्री कहलाती है। सेकंड है ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक में हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट आ जाती है, जैसे कि प्लांट्स हमारी ग्रेविटी के टूवर्ड्स ग्रोथ करते हैं। मतलब कि जो प्लांट्स की जड़ें हैं, रूट्स हैं, जब हम पानी देते हैं इन जड़ों को तो उसके रिस्पॉन्स में प्लांट्स की रूट्स नीचे ज़मीन की तरफ बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं। ऊपर कभी भी जड़ें नहीं बढ़ेंगी, और जो ऊपर बढ़ेगा वो स्टेम होगा। जैसे कि स्टेम की जो ग्रोथ है, स्टेम कहाँ बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, और रूट्स नीचे बढ़ती हैं। तो ये जो स्टेम का बढ़ना है ये मूवमेंट होगी लाइट की तरफ, क्योंकि जब सूरज की रोशनी मिलेगी प्लांट को तभी प्लांट ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ प्लांट का स्टेम करेगा। तो ये थी स्टेम की ग्रोथ टूवर्ड्स लाइट। अब दूसरी स्टेम रूट की ग्रोथ है जो टूवर्ड्स वाटर है। हम पानी जड़ों को देते हैं तो जड़ें हमारी नीचे ज़मीन में बढ़ती हैं, ना कि ऊपर। तो ये थी रूट्स की ग्रोथ टूवर्ड्स वाटर। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है हमारे प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर होती है। थर्ड मूवमेंट है हमारी नेस्टिक मूवमेंट। ये हमारी होती है ऑस्मोटिक वाटर की वजह से, मीन्स पानी और साल्ट की वजह से। जैसे इसकी एग्जांपल है टच मी नॉट फ्लावर। ये प्लांट्स होते हैं, इनको अगर आप टच करेंगे ना तो ये अपनी पत्तियां बंद कर देते हैं। जैसे आपको मैंने गार्ड सेल्स पढ़ाए थे या स्टोमेटा सेल्स पढ़ाए थे कि वो दिन के टाइम खुले होते हैं और रात के टाइम बंद होते हैं, क्योंकि उनमें पानी की वजह से। गार्ड सेल्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि डे के टाइम पोर्स उनके खुले होते हैं और रात में बंद होते हैं। इसी तरह टच मी नॉट फ्लावर है कि इसको अगर आप टच करते हैं तो ये पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा के वो बंद कर देता है। मतलब कि उसमें ऑस्मोटिक वाटर की तरफ वो स्टिमुलाई आता है, और वो पानी के रिस्पॉन्स के नतीजे में या हम टच करते हैं उसको तो वो अपनी पत्तियां बंद कर देता है। नेस्टिक मीन्स टचिंग मूवमेंट। तो ये प्लांट अपनी पत्तियां, पेटल्स बंद कर देता है एज अ रिजल्ट ऑफ टच। ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट ऑस्मोटिक वाटर की वजह से होती है। ऑस्मोटिक वाटर मीन्स वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी में बैलेंस रखना। अब स्केलेटन की क्या टाइप्स है? स्केलेटन हमारे प्लांट्स में नहीं पाया जाता, ये हमारे एनिमल्स में पाया जाता है। स्केलेटन का काम ये होता है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना और लोकोमोशन में हेल्प करना। अब सपोर्ट कैसे दे रहा है? अगर हम फॉर एग्जांपल बॉडी से स्केलेटन निकाल दें तो हमारी बॉडी क्या बन जाएगी? बिल्कुल ढांचा निकल जाएगा। अगर स्केलेटन निकल जाएगा तो मांस बन जाएगा, तो वो शेप भी नहीं होगी और सपोर्ट भी नहीं होगी, चल फिर नहीं सकेंगे हम। सिर्फ मांस होगा ना, हमारा बॉडी का फेट होगा, मसल्स होंगे। जब स्ट्रक्चर बोन्स नहीं होंगे तो बोन के बगैर हम लोकोमोट नहीं कर सकेंगे, हमारी लेग्स कैसे चलेंगी? प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी की शेप सारी ख़राब हो जाएगी और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। सो जो मसल है, टाइप्स स्केलेटन है, इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक, दूसरा है एक्सोस्केलेटन और थर्ड है एंडोस्केलेटन। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स टू स्टे। ये जो स्केलेटन है ये फ्लूइड, पानी का बना होता है। इसके ये बॉडी है किसी भी एनिमल की, ये बॉडी है। अब इसके अंदर ये सारा पानी होगा, ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। अब ये पानी कहाँ पे है? ये कैविटी के बीच में, जिसको कहते हैं सीलोम, COELOM। सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को। ये जो बीच में कैविटी है एनिमल के अंदर, यहाँ पर पूरा पानी होगा। इस पानी की प्रेशर की वजह से बॉडी की शेप होगी और उसको सपोर्ट मिलेगी। और ये जो
स्केलेटन जिन एनिमल्स के अंदर होता है उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और ये पूरा स्केलेटन फ्लूइड होता है। ये बॉडी की क्रॉलिंग में हेल्प करता है। जैसे हम रेंगते हुए जानवर देखते हैं सॉफ्ट बॉडीड, उनके अंदर होता है। जैसे एनिलिड्स, अर्थवर्म, अर्थवर्म होता है स्नेक लाइक, छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट होता है अर्थवर्म। इस तरह से ये पूरा सॉफ्ट होता है और अंदर पूरा पानी होता है इसके। जैसे जेलीफिश आपने देखी है, ये भी पूरी सॉफ्ट होती है, इसके अंदर पूरा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है जो कि इसकी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। हाइड्रोस्टेटिक की वजह से मीन्स वाटर के प्रेशर की वजह से ये बॉडी मूव करती है। जब प्रेशर डलता है तो बॉडी आगे जाती है। सेकंड है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो ऐसे एनिमल्स में पाया जाता, ये स्केलेटन जो है बॉडी के बाहर पाया जाता है और ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मीन्स जानदार नहीं होता, ये बढ़ता नहीं है। ये एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद इसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ये लिविंग नहीं है। जो चीज़ लिविंग होती है वो ग्रोथ करती है, वो बढ़ती है। अब जिन एनिमल्स के अंदर ये होता है उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती। जैसे आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास कॉकरोच आ गया, आपने देखा है कभी कॉकरोच की साइज़ बढ़ी है? हाँ, ये होता है कि उनकी स्किन बढ़ती है, स्किन की जो लेयर है वो बढ़ती है, बाकी उनका स्केलेटन कभी भी नहीं बनता। आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है जो बाहर प्रेजेंट होता है वो काइटिन सब्सटेंस से बना होता है। और जो मोलस्का है, फाइलम मोलस्का, उनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मोलस्का में आप क्या आ गए? स्नेल, ये आपके मोलस्का में आ गए। और बाकी जो एनिमल्स हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटीन से बना होता है। अब एंडोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है? ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे हम एनिमल्स के अंदर एंडोस्केलेटन है, हम ह्यूमन के अंदर है, रैट के अंदर है, उसके अलावा कैट, डॉग, पैरोट, इन सारे या फ्रॉग, इन सब के अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। या ऐसे कर सकते हैं जो कॉर्डेट्स हैं, फाइलम कॉर्डेट, उनके अंदर एंडोस्केलेटन होता है। ये लिविंग होता है। लिविंग क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका स्केलेटन मीन्स उसकी साइज़ बड़ी होती है, इट मीन्स ये लिविंग है जो कि टाइम के साथ बढ़ता है। और ये दो टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, एक होते हैं ऑस्टियोसाइट्स और दूसरे होते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। बोन क्या होती है? जो हमारी स्केलेटन है वो दो टाइप्स के सेल्स से बनी होती है, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। जो बोन होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, मतलब उसमें कोई भी लचक नहीं होती, सॉफ्टनेस नहीं होती, और वो सारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब जो कार्टिलेज होता है ना वो सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स वो थोड़ा सा उसमें लचक होती है, इस तरह से कह सकते हैं, थोड़ा मूवेबल होता है। मीन्स एज कंपेयर टू बोन वो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और वो भी कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है। जो बोन है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसका जो मैट्रिक्स है फ्लूइड है, ये बोन है आपकी, इसके अंदर पूरा ये फ्लूइड होता है मैट्रिक्स जो प्रोटीन से बना होता है। और इसके अलावा इस बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। बोन सारी कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी है, फॉस्फोरस एलिमेंट है और कैल्शियम भी एलिमेंट है। और जो मैट्रिक्स है, मतलब कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है उसके अंदर शुगर होती है, प्रोटीन और शुगर होती है। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स कहते हैं फ्लूइड सब्सटेंस को, ये आपको सेल में मैंने पढ़ाया था कि मैट्रिक्स मीन्स फ्लूइड सब्सटेंस। जैसे क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स था, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, तो ये जो फ्लूइड एरिया होता है, तो जो बोन का फ्लूइड एरिया है वो प्रोटीन से बना है, कैल्शियम से और फॉस्फोरस से, और जो कार्टिलेज का है वो प्रोटीन और शुगर से बना है। शुगर में आ जाती है आपकी ग्लूकोज। बोन आपकी बेंड नहीं हो सकती, आप उसको मोड़ नहीं सकते, मगर कार्टिलेज को आप मोड़ सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है।
और बोन के अंदर आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्टिलेज के अंदर नहीं होते। बोन्स के अंदर कैनिकली कनेक्शंस आर प्रेजेंट बिटवीन बोन सेल्स एंड सेल्स, इसको आप छोड़ दें। इट प्रोवाइड, बोन आपको शेप देती है, सपोर्ट देती है, और जो कार्टिलेज है ये भी आपको सपोर्ट देता है और बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम अगर हमारे अंदर कार्टिलेज नहीं होगी तो हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बोन हमारी एक जगह टाइटली बाउंड है, वो मुड़ नहीं सकती। कार्टिलेज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है और ये हमें स्मूथनेस भी देती है। और बोन जो है हमारे स्केलेटन बनाता है और पूरा स्केलेटन हमारा बोन से बना होता है, और कार्टिलेज हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हमारा नोज फ्लेक्सिबल होता है। हमारे एयर में होते हैं, हमारे ट्रैकिया और लैरिंग्स में। ट्रैकिया और लैरिंग्स आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पढ़ाए थे मैंने। उसके अलावा ये है बोन्स, ये है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल मीन्स ब्रेन की बोन्स। ब्रेन के अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट होती है, इथेमॉइड, ऑसिपिटल, पैराइटल 2, फ्रंटल, टेम्पोरल और स्पिनॉइड, 8 टोटल। 2 पैराइटल होती हैं और 2 टेम्पोरल। उसके अलावा इथेमॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल और स्पिनॉइड ये सारी एक एक होती हैं। तो टोटल जो हमारे स्कल के अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और हमारे जो फेस है पूरा उसके अंदर 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। मैक्सिला 2, मैंडिबल, कॉन्काई 2, नेजल 2, वॉमर, लैक्रिमल 2, जाइगोमेटिक 2 और पैलेटाइन 2। टोटल 14 बोन्स होती हैं हमारे फेस के अंदर और 8 होती हैं ब्रेन के अंदर। सो टोटल कितनी हुई? 24। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24। ओके, ये थी बोन्स, जो 14 बोन्स आपको फेशियल बोन्स पढ़ाई, ये इसकी स्ट्रक्चर है कि कहाँ कहाँ होती है। ये नेज़ल के अंदर, ये कॉन्काई, ये वार्मर, मैक्सिला जो हमारा अपर जा है वहाँ पे होती है। मैंडिला लोअर जा को कहते हैं, मैंडिबल लोअर जा, मैक्सिला अपर जा। नेज़ल नोस की जो ऊपर की बोन है, लैक्रिमल आइस में होती है हमारे, और जाइगोमेटिक टेम्पोरल बोन, ये जाइगोमेटिक, और ये है टेम्पोरल जो आइस के नीचे है। सो ये थी सारी बोन्स। उसके बाद है रिब केज। रिब केज हमारा पूरा जो है, रिब के अंदर 12 पेयर्स होते हैं। 12 मीन्स टोटल कह सकते हैं 24, 12 होती हैं। ये 12 रिब्स जो हैं, काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होती हैं। और ये आपस में एक बिग बोन से कनेक्ट होती है जिसको कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम ये एक बोन होती है जो इन सारी रिब्स को कनेक्ट करती है जिसको कहते हैं स्टर्नम। उसके अलावा रिब्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रू रिब और दूसरी होती है फॉल्स रिब। जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं और 8, 9, 10, 11, 12 जो है फॉल्स रिब कहलाती हैं। उसके अलावा जो 11 और 12 रिब है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग मीन्स ये बाकी रिब इस तरह से होंगी और ये इस तरह से होती, तो इनको हम फ्लोटिंग कहते हैं क्योंकि इस बाकी इस तरह और एक जो 11 और 12 इस तरह से होती है, तो इसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, रिब्स कहते हैं। 11 और 12 और 8 to 12 फॉल्स रिब और 1 to 7 जो है ट्रू रिब्स और बीच में ये स्टर्नम। ओके, और ये सारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। कोस्टल कार्टिलेज मार्जिन,
ये है हमारी आर्म का स्ट्रक्चर। एक आर्म के अंदर हमारी 30 बोन्स होती हैं। 30 सबसे बड़ी जो हमारी बोन होती है यूमरस। उसके बाद 2 पेयर होते हैं रेडियस और अल्ना। 3 हो गई बोन्स। ये यूमरस, ये रेडियस और अल्ना एक साथ होती हैं। उसके बाद होती हैं कार्पल्स। कार्पल्स ऐसे होती हैं जो कि 8 होते हैं। देन है मेटाकार्पस, वो 5 होते हैं ये। फिर होते हैं फेलेंजिस जो 14 होते हैं। तो काउंट करें, 3 ऊपर के, 8, 5 और 14। 8 and 3 11, 11 और 14 35, 25 और 5 30 होते हैं। 3 और 5 इसके मेटाकार्पस के, 14 फेलेंजिस। इसको हम काउंट करते हैं बाद में, ठीक है। ये आपकी रेडियस अल्ना, ये रिस्ट में आपके कार्पल्स होते हैं। रिस्ट में कार्पल्स होते हैं। उसके बाद लेग। जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है वो हमारी लेग में होती है, जिसको कहते हैं फीमर। उसके बाद ये सेंटर पैटिला या नी, जहाँ पे ये सेंटर बॉल होता है हमारी लेग के अंदर। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आर्म का और लेग का सेम होता है। वहाँ पे था रेडियस अल्ना, यहाँ पे होता है टिबिया एंड फ्यूबुला। उसके बाद वहाँ पे थे कार्पल्स, यहाँ पे होते हैं टार्सस। वहाँ पे भी मेटाटार्सस और यहाँ पे भी फेलेंजिस। सेम स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी मेटाटार्सस और कार्पस और फेलेंजिस, यहाँ पे मेटाटार्सस और फेलेंजिस। बस यहाँ कार्पल होते हैं, यहाँ पे फेलेंजिस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लार्जेस्ट बोन है वो फीमर होती है, जो हमारी अपर बोन होती है। बीच में यहाँ पे पैटिला एक्स्ट्रा होता है एज कंपेयर टू आर्म। ये होता है हमारा पेल्विस जो हमारा सिटिंग है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाती है हिप बोन, जो 3 बोन से मिलके बनी होती है, इलियम, प्यूबिस और स्ट्रियम। और नीचे होता है कोक्काइस। हिप बोन 3 बोन से मिलके बनी होती है, इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस। और नीचे होते हैं कोक्काइस। और ऊपर का पार्ट कहलाता है सैक्रम। ये बोन्स सारी जो है फ्यूज होती हैं आपस में। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? जो हमारे बोन के नए सेल्स बनते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और जो बोन के सेल्स मैच्योर हो चुके हैं उनको ऑस्टियोसाइट। और जो सेल्स बोन के डैमेज हो चुके हैं या डिज़ोल्व हो चुके हैं, टूट रहे हैं, उनको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये सारी काउंटिंग है कि किस में कौन सी बोन्स होती हैं और कितने नंबर हैं। ऑसिपिटल क्रैनियल में हमारे पास ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल 2, एथमॉइड और स्पिनॉइड। ये 8 बोन्स हैं और फेशियल में 14। टोटल हमारी बॉडी में 206 बोन है अडल्ट में। और जब न्यू बेबी बॉर्न होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। जब हम ग्रोथ करते हैं टाइम के साथ तो बोन्स हमारी फ्यूज़ होने लगती हैं। तो बोन हमारी फ्यूज़ होकर एक साथ जो है 206 बचती हैं। जो हमारे न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। ये लेक्रिमल की बोन्स से फेशियल बोन्स से लेक्रिमल, मैक्सिलर, नेजल, पैलेंटाइन, जाइगोमेटिक, इंटरनेजल, कॉन्चाई, मैंडिबल, हायर बोन और वोमर। उसके बाद एयर बोन हमारी होती हैं मेले,
इंकस और स्टिपस 6 होती हैं, क्योंकि एक एयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं और 2 एयर के अंदर 6। जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है, पेक्टोरल कहते हैं जो जहाँ से हमारी आर्म्स, जो हमारे बाजू हैं, वो कनेक्ट होती हों, पेक्टोरल। तो वहाँ पे होती हैं क्लेविकल 2 और स्केपुला। क्लेविकल कहते हैं कॉलर बोन को, जो हम कॉलर बोन नहीं दिखाते ऊपर से, तो वो कहलाती है क्लेविकल। दिखा दिस, यहाँ पे क्लेविकल ऊपर और स्केपुला। इस डायग्राम में ऊपर जो बोन हमारे शोल्डर्स के और रिप के साथ कनेक्ट है वो क्लेविकल है, और स्केपुला जो बीच में बोन है जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है उसको कहते हैं स्केपुला। और हिप बोन में हमारे पास 2 बोन्स हैं। उसके बाद हमारे आर्म के अंदर यूमरस 2, क्योंकि 2 आर्म्स हैं, रेडियस 2 और अल्ना 2, कार्पस 16 है, फेलेंजिस 28 है, एक के अंदर नहीं दोनों के अंदर, मेटाकार्पस 10। तो इनको हाफ कर लें, मेटाकार्पस एक आर्म के अंदर 5, फेलेंजिस एक आर्म के अंदर 14 और टार्सस कार्पल एक का आर्म के अंदर 8, रेडियस 1, अल्ना 1 और यूमरस 1। तो टोटल 30 होते हैं। 8, 9, 10 और ये 15 और 5, ये टोटल एक आर्म के अंदर 30, एक आर्म में, दूसरे 30 दूसरी आर्म में, टोटल 60। ये 60 बोन्स हो गई। और पीछे 8 ब्रेन में, 14 फेस में और 6 हमारे एयर्स में। उसके अलावा 4 जो हैं हमारे पेक्टोरल ग्रिडल में और 2 हिप बोन्स में। सो 60, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 80 के बाद ये हो गया 90 और ये हो गया 100। उसके अलावा हमारे वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर 33 बोन्स होती हैं, वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे शायद। ये लेग्स की बोन है, फीमर 2, टिबिया, फिबुला, पैटिला जो हमारी नी बोन थी, टार्सस, फेलेंजिस और मेटाटार्सस। और 33 हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, सम टाइम कहते हैं 35 हैं, सम टाइम कहते हैं 33 हैं। तो टोटल 206 बोन्स होती हैं। अब नेक्स्ट है जॉइंट। जॉइंट क्या होता है कि जो 2 बोन्स हमारी आपस में जुड़ रही हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट कहलाता है जॉइंट। द जंक्शन ऑफ 2 बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। अब जॉइंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इमूवेबल जो कभी नहीं हिलते, एक होते हैं मूवेबल। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जॉइंट्स हैं, हमारा ब्रेन की अंदर जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं आपस में मिली हुई, वो कभी भी मूव नहीं करेंगी। उसके अलावा पेल्विक ग्रिडल में जो हमारे हिप बोन्स हैं वो भी कभी मूव नहीं करेंगी। पेल्विक ग्रिडल हिप बोन्स को कहते हैं। और जो मूवेबल है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक होती है पार्शली और दूसरी होती है फुली। पार्शली जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जैसे कि हमारा हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट होता है एल्बो, नी एंड फेलेंजिस इन वन प्लेन ओनली लाइक अ डोर। जो हमारा हाथ है ना वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या नीचे या ऊपर, लाइक अ डोर। जो दरवाज़ा कैसे खुलता है, एक तरफ खुलता है ना, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, मतलब ओपन एक डायरेक्शन में खुलता है। तो इसी तरह हमारा हाइंड जॉइंट है, जो हमारे एल्बो हमारे हाथ में, हमारे नी कहते हैं जो हमारी लेग के अंदर है, वो एक ही साइड में ओपन होती है, या बंद कर दें आप लेग को या खोल दें। उसके अलावा फेलेंजिस जो हमारे आर्म और लेग दोनों में होती हैं, इनकी डायरेक्शन एक ही साइड में होती हैं, जैसे लाइक अ डोर। उसके अलावा है सेकंड पाइवॉट जॉइंट जो हमारे एल्बो के अंदर होता है। ग्लेडिंग जॉइंट
हमारे वर्टिब्राई के अंदर होता है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है सारा, उसके अंदर ग्लिडिंग। स्लाइडिंग जॉइंट, जैसे रिस्ट हमारी कलाई के अंदर जॉइंट है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जॉइंट हमारी सारी डायरेक्शंस में मूव करता है। जैसे जहाँ पर बाल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट ये है बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल जहाँ पे हमारा आर्म कनेक्ट है, और ये सॉकेट जिस पार्ट के अंदर ये कनेक्ट है, ये हमारी आर्म के अंदर ये सॉकेट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा बाजू जिस कैविटी के अंदर बना डला हुआ है, वो सॉकेट कहलाती है, और जिस पॉइंट पे जो उसका पॉइंट अंदर डला हुआ है, वो बॉल कहलाता है। तो और ये स्कैपुला है, स्कैपुला आपकी, और ये आपका फीमर। सो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये डला हुआ है, ये जॉइंट है। क्योंकि जॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पे आपको दो बोन्स आपस में अटैच हो रही हैं। तो ये जो आप बाजू हिलाते हैं, तो वो सारी डायरेक्शन में मूव करती है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये जॉइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक ऐसा ही जॉइंट हमारी लेग में होता है, जहाँ से हमारी लेग, जो हमारा जो हमारा जहाँ पे हमारा जो है फीमर अटैच होता है, वो था ह्यूमरस। और ये फीमर, जो हमारी फीमर बोन है लेग के अंदर, सबसे बड़ी बोन, वो जहाँ पे अटैच होती है जिस कैविटी के अंदर, वो भी बाल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होती है, वो भी सेम है जैसे हमारी आर्म है। ये फीमर का है, ये आर्म का, ये फीमर, ये ह्यूमरस, मतलब ये लेग की जॉइंट है, और ये हमारी आर्म की, जो कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू आपस में कनेक्ट है। अब पार्शियली मूवेबल जॉइंट कौन से थे, जैसे हमारी स्टर्नम और रिब्स। रिब्स, ये स्टर्नम बीच की बोन, जिसके ज़रिए हमारी रिब्स अटैच है आपस में, इनके अंदर पार्शियली मूवेबल होती है। ये ग्लाइडिंग जॉइंट है, जो हमारे टार्सल्स ओ फेलेंजिस से नीचे कार्पस और टार्सल्स में होता है। सॉरी, ये आपके कार्पस और ये आपके मेटाटार्सल्स। ग्लाइडिंग को आप देखें, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ग्लाइडिंग मीन्स आपस में ये सर्कुलर फॉर्म में है। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, दे आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन टू ज्वाइन द बोन बाय अनदर लाइक अ रोप। एक रस्सी का काम जैसे होता है ना, कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना, इसी तरह लिगामेंट जो है एक धागे नुमा स्ट्रक्चर से, धागे होते हैं जो दो पॉइंट्स को आपस में, दो बोन्स को आपस में अटैच करते हैं एक दूसरे से, और ये लिगामेंट टिश्यूज के बने होते हैं। Skeletal muscles are attached to bones by fibrous connective tissue called tendon. ये है आपका स्ट्रक्चर सारे, ये आपकी बोन है, ये आपका स्केलेटन मसल्स है। मसल्स आपने पढ़े थे, तीन टाइप्स के हैं, फर्दर मैं आपको पढ़ाती हूँ। स्केलेटन के साथ मसल जड़ रही है, ये आपस में कैसे जोड़ रही है, टेंडोन की मदद से। अब टेंडोन भी एक धागे हैं जो मसल को बोन के साथ मिलाते हैं। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि टेंडोन का एक पॉइंट जो है मसल के साथ अटैच होता है, और दूसरा पॉइंट बोन के साथ अटैच होता है। और यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, जो बोन्स, ये सिल्वर कलर के जो बोन्स को आपस में अटैच करें, ये धागे आपको नज़र आ रहे हैं, फाइबर्स, ये होते हैं लिगामेंट्स। और ये है टेंडोन, जो बोन और मसल को अटैच करते हैं, और लिगामेंट बोन्स को अटैच करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा कि लिगामेंट दो बोन को आपस में अटैच करते हैं, और टेंडोन मसल और बोन को करते हैं। एक उसका पॉइंट बोन में होगा अटका हुआ, और दूसरा मसल में। तो होते दोनों ही फाइबर से और कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए, मगर टेंडोन का एक साइड मसल में होगा और दूसरा बोन में, और कनेक्टिव टिश्यू दो बोन्स को ज्वाइन करेंगे आपस में। टेंडोन आर रफ एंड लेस इलास्टिक देन लिगामेंट्स, ये कम इलास्टिक नेचर के होते लिगामेंट से। इट वन साइड कनेक्ट विद बोन एंड अदर विद मसल। अब मसल की तीन टाइप्स हैं, कार्डिक, स्केलेटल और स्मूथ। ये आपको मैंने पढ़ाई भी थी पहले ही।
कार्डिक मसल हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, हार्ट के वॉल्स के अंदर, और ये स्ट्रिप्टेड होती है। स्ट्रिप्टेड से मुराद है ये एक मसल है, ये स्ट्रिप्टेड मीन्स यहाँ पे पार्टीशन, ये कार्डिक मसल के अंदर ये स्ट्रिप्टेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स हमारे इख्तियार में नहीं होती ये मसल कि हम इनको मूव करवा सकें। हार्ट जो धड़कता है, जो दिल की धड़कन होती है, वो इन मसल की वजह से नहीं होती, बल्कि एक स्पेशल नोड होता है, मीन्स इससे अकेले एक जनरेटर या एक बैटरी होती है हमारे हार्ट के अंदर, जो हार्ट बीट का काम, जो हार्ट की बीट करवाती है। मीन्स जो मसल्स हमारे कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट के अंदर हैं वो इनवॉलेंट्री है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम उनके थ्रू उनको दिल, हमारा जी जो हार्ट बीट होती है हमारी, वो हमारे इख्तियार में नहीं होती। इट मीन्स जो मसल्स हमारे हार्ट में है वो हार्ट बीट नहीं करवाते, बल्कि जो हमारी हार्ट बीट होती है उसके लिए एक स्पेशल बैटरी कह सकते हैं इसको आप, वो या पेस मेकर होता है हार्ट के अंदर, जो हमारी हार्ट बीट करवाता है, जिसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, जो हमारी हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो कार्डिक मसल हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं और ब्रांच होते हैं। ब्रांच मीन्स स्ट्रेटेड। अगर इनकी डायग्राम आप देखें, ये देखें, ये कार्डिक मसल्स की, इसमें पार्टीशन से बैंड नज़र आ रहे हैं आपको, ये कार्डिक मसल हैं, इसके अंदर बैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको स्ट्रेटेड कहते हैं। उसके बाद है स्केलेटल मसल, इसके अंदर भी स्ट्रेटेड होती हैं, मगर ये वॉलेंट्री होते हैं और बोन्स के साथ अटैच होते हैं। दे हैव थिक एंड थिन फ्लैम मीन्स, थिन मीन्स लाइट एंड डार्क बैंड्स। अब ये स्केलेटन मसल है, ये इस तरह से होती है, ये पार्टीशन, ये इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं, ये इस तरह से होती है पूरी स्केलेटन मसल। इसके अंदर ये बैंड होते हैं, एक होता है लाइट और एक होता है डार्क, फिर उनके नाम है। इनकी वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो हम मूवमेंट करते हैं हमारे हाथों, स्केलेटन की मूवमेंट होती है, ये स्केलेटन मसल की वजह से होती है। जो हमारे स्केलेटन, जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, कार्टिलेज हैं, इनके साथ ये मसल अटैच होती हैं। अब क्या होता है कि मूवमेंट कैसे होती है कि ये पहले मसल ये इस तरफ आएगी, ये इस तरफ आएगी, तो बॉडी मूवमेंट हो जाती है, और ये मसल इस तरफ आएगी, मीन्स ये इस तरह से काम करती हैं। एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, इस तरह से ये काम करती है, इस तरह ये मूवमेंट होती है इनकी। ये स्ट्रेटेड होती हैं, वॉलेंट्री मीन्स ये हमारे इख्तियार में होती हैं कि हम इनको कंट्रोल कर सकें, जब भी हम चाहें चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ये स्केलेटल मसल की वजह से होता है। और इनके अंदर बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक लाइट होता है और दूसरा डार्क, और थिक और थिन भी होते हैं, मीन्स जो डार्क होगा, एक डार्क होता है, एक लाइट में से एक थिक होगा और एक थिन होगा। ये स्केलेटल मसल्स हैं, इसके अंदर भी बैंड है और ये ब्रांचेस में है। दूसरे होते हैं स्मूथ मसल्स, जो स्पाइंडल शेप के होते हैं, ये है स्पाइंडल शेप स्मूथ मसल की। ये इनके अंदर अब स्ट्रिप्टेड नहीं होती और ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ये हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इंटरनल बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं। मसल्स जो हैं हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती हैं, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल तो दूसरी रिलैक्स करती है मसल। जैसे हमारी दो एग्जाम्पल है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल की, इसकी शायद डायग्राम मैंने नहीं डाली। बाइसेप और ट्राइसेप मसल होती है, ये हमारी आर्म है, फॉर सपोज ये हमारी आर्म है, इसके ऊपर एक ये मसल है, एक ये, तो जो ऊपर वाली है ये बाइसेप है और नीचे वाली ट्राइसेप मसल है। बाइसेप मसल हमारे आर्म के अपर साइड होती है और ट्राइसेप आपके नीचे होती हैं, और बाइसेप के 2 हैंड है और ट्राइसेप के 3। सो जो ये मसल्स हैं ये पेयर की शक्ल में काम करती हैं। एक अगर राइट साइड हो काम करेगी तो दूसरी लेफ्ट साइड, मीन्स आपस में ये अपोजिट काम करती है। और इनकी जो अपोजिट वर्किंग है
ये कहलाती है एंटागोनिस्टिज्म। और ये जो पेयर कहलाता है वो एंटागोनिस्ट कहलाता है। जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल का है। बाइसेप अगर मसल रिलैक्स ओ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये फ्लेक्सर है और इस प्रोसेस को फ्लेक्सेशन कहेंगे। और एक्सटेंड होगी तो एक्सटेंसर या एक्सटेंशन मसल कहेंगे। मीन्स अगर ये एक बंद हो रही है तो दूसरी स्ट्रेच होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्ट्रेच होगी। ये पेयर में और अपोजिट काम करती हैं और हमेशा मसल पेयरिंग में होती हैं। उसके अलावा स्केलेटन मसल के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कहते हैं कि हमारी जब बोन्स हार्ड हो जाएं, हमारी बोन के अंदर जब कैल्शियम जमा हो जाता है और फॉस्फेट, तब हमारी बॉडी वो कंडीशन कहलाती है कैल्सिफिकेशन, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स प्रेजेंट है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का जमा होना, उसके नतीजे में बोन्स का थिक हो जाना, ओस हार्ड हो जाना काफ़ी ज़्यादा, वो कंडीशन है कैल्सिफिकेशन। सेकेंड है हाइपोकैलमिया, कैल्सीमिया। हाइपो मीन्स लो या बिलो, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम। दो टर्म होती हैं, एक होती है हाइपो पीओ और दूसरी होती है हाइपर। हाइपो जहाँ पर भी आप बायो में देखें तो हाइपो मीन्स बिलो या लो, और हाइपर हमेशा अबव होती है, नॉर्मल से अबव, ER। तब जब हमारी बॉडी के अंदर बोन के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बोन्स जो है वीक हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस टूटने लगती हैं या फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं। सेकंड है रिकेट्स, जो बच्चों के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इन बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी का सोर्स होता है सनलाइट। सनलाइट में हम जब बैठते हैं या सनलाइट की रेज जब हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो वो हमारी बोन्स को मजबूत बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि सन रेज के अंदर या सन के अंदर विटामिन डी होता है। जब वो हमारी बोन्स पे बॉडी पे पड़ता है तो उस वजह से हमारी बोन्स मजबूत होती हैं और विटामिन डी की वजह से हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का कंपोजिशन होती है, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट बनता है। इस वजह से हमारी बोन जो है मजबूत होने लगती है। विटामिन डी का काम यही होता है कि हमारी बोन के अंदर कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करना या एब्जॉर्ब करना। कैल्शियम जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बोन्स मजबूत होती जाएंगी। उसके बाद है आर्थराइटिस डिजीज़। ये एक जॉइंट की कंडीशन है, पेनफुल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारी बोन या जॉइंट जो है सॉइल हो जाता है, वन और मोर जॉइंट। द मेन सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस आर द पेन, बहुत ज़्यादा इसमें पेन होता है और स्टिफनेस सख्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा बुरी तबीयत होती है इसमें, विथ एज के साथ ये होता है। इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस आर ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। दो टाइप के आर्थराइटिस होते हैं, पिसोरिएटिक आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारी जॉइंट और स्किन दोनों इफेक्ट होती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी जॉइंट जब हम ओवर यूज़ करते हैं जिस वजह से हमारा जॉइंट वियर एंड टियर हो जाता है एज के साथ, ओबेसिटी के साथ एंड इन्फ्लामेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारी बोन्स वीक होती जाती हैं, हम चल नहीं सकते क्योंकि हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, फॉस्फेट की कमी होती है। तो ये कंडीशंस ऑस्टियोआर्थराइटिस में आती हैं। या हमारी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब वो इतना 100 kg हमारी बोन्स इतना वेट नहीं उठा पाती, तो हमारी बोन्स के अंदर फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं या वो जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, हार्डनेस आ जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो ये ओबेसिटी की वजह से भी होता है या इन्फ्लामेशन, कोई बैक्टीरिया, वायरस या इंजरी की वजह से भी ये होता है। उसके बाद है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक डिजीज़ है। क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे जब कोई अटैक करता है। इम्यून सिस्टम होता है हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम।
जब हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, वो हमारे जॉइंट को अटैक करती है। जॉइंट, जो हमारे जॉइंट्स हैं, उनको जब अटैक करती है तो ये कंडीशन होती है या ये डिजीज़ होते हैं रियोमैथॉइड आर्टिस, जो कि इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है। इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है। सो दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।